हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस एमएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम जो है 12th क्लास के जो है इकोनॉमिक्स के हम एसक्यूपी यानी सैंपल क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, जो कि मैंने बोला आपको कि 15 से 20 क्वेश्चन पेपर मैं आपको करवाऊंगा। तो ये आपका दूसरा पार्ट है जो कि पहले वाले सैंपल पेपर का है। तो इसको हम जल्दी से कंप्लीट करने की सोचेंगे बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो हम इसको देखते हैं, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि मतलब हमारा जो 14वां जो क्वेश्चन है यानी 14 जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो आपका जो है, और ये क्वेश्चन आया भी था तो इसको देख लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीटेड होता है ऐसे क्वेश्चन। कि आपका जो है एक बताया गया कि दो इकोनॉमी है, ए और बी एक इकोनॉमी है, ए अलग इकोनॉमी है और बी एक अलग इकोनॉमी है, ठीक है। उसमें क्या बताया गया कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एमपीसी दिया गया है, यानी 0.6 और 0.8 का। मतलब इसका जो एमपीसी है वो कितना है, 0.6, और इसका जो एमपीसी है वो है 0.8 का, ठीक है। फिर क्या बोला गया, एज्यूमिंग फॉर द बोथ इकोनॉमीज ऑटोनोमस कंजप्शन जो है वो कितना है आपका 40 है। ऑटोनोमस कंजप्शन क्या है, दोनों का ही जो ऑटोनोमस कंजप्शन है जिसको हम सी बार से दिखाते हैं वो कितना है 40, दोनों का ही, ठीक है। एक ए इकोनॉमी का भी और बी इकोनॉमी का भी। और इन्वेस्टमेंट जो है एक्सपेंडिचर वो कितना दिया गया है, यानी निवेश दिया गया है, आई यानी इन्वेस्टमेंट दिया गया है कितना, तो 100 करोड़ दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट ए इकोनॉमी का ज्ञात करना है, और आपका जो है इनकम जो है यानी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है वो बी का निकालना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या कहलाता है, ब्रेक इवन लेवल क्या कहलाता है, ब्रेक इवन लेवल का मतलब होता है आपका कि जहां पे इनकम जो है वो कंजप्शन के बराबर हो, ठीक है। तो इनकम जो है वो कंजप्शन के बराबर हो, तो सबसे पहले इनकम को हम किससे दिखाते हैं, वाई से। और कंजप्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी बार प्लस में बी वाई, यही होता है ना। तो बस इसको जो है यानी ये जो है यहाँ पे क्या कर दोगे आप, जो है क्या बोला मैंने, ब्रेक इवन पॉइंट कब होगा, जब आपका वाई यानी इनकम जो है वो किसके बराबर हो, तो सी के बराबर हो। तो बस सी का जो ये फॉर्मूला है ये पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, बी वाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वाई की जगह तो हम वाई ही रखेंगे क्योंकि हमें वाई तो दिया नहीं है, ठीक है। बस सी बार की जगह क्या रखेंगे, तो यहाँ पे 40 दे रखा है आपको, यानी यहाँ पे 40 रख देंगे। बी वाई यानी बी की जगह हम क्या रखेंगे, तो बी मतलब होता है एमपीसी। तो एमपीसी कितना है बताओ, ए का कितना है, तो ए का ही निकालना है ना ब्रेक इवन पॉइंट। तो ए का कितना है आपका 0.6 है, यानी 0.6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई का वाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे अगर वाई इधर आएगा तो ये 0.6 वाई है, अगर एक वाई में से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा आपका 0.4 वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 40। यानी अब जो है ये 0.4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू में 40 अपॉन में क्या हो जाएगा 0.4, यानी पॉइंट काटो, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक जीरो ऊपर लगा दो, और आंसर आ जाएगा आपका क्या, तो 100 आंसर आपका जो है इनकम आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर निकालना हो तो ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है, तो आपका y इज इक्वल टू में c, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब देखो दूसरा, बी इकोनॉमी का जो है इक्विलिब्रियम लेवल निकालो ऑफ इनकम। तो बी इकोनॉमी का हमें निकालना है, ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, यानी इधर क्या आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या, यहां पे है क्वेश्चन, ठीक है, ये देख लो। अब सबसे पहले हमने ये वाला तो कर लिया, हमारा जो ये आंसर आपका यहां तक तो आ गया। अब हमारा जो है इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है बी इकोनॉमी का। तो मुझे बताओ सबसे पहले इक्विलिब्रियम यानी संतुलन बिंदु कब होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आता है, जब आपका डिमांड यानी एडी बराबर में क्या हो, तो एएस हो। यानी जो आपका एडी बराबर में एएस हो तभी तो संतुलन होगा ना, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट तभी होगा। और एएस को हम क्या कहते हैं, एएस को हम जो है वाई भी कहते हैं, हमने पढ़ा था। तो यानी वाई बराबर में अगर एडी हो तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। और क्योंकि हमें 12th क्लास में दो सेक्टर इकोनॉमी की बात करनी है, तो एडी की जगह हम क्या कर लेंगे, हम सी प्लस आई। यानी हमारा जो है ये पूछ रहा है, यानी ये पूछ रहा है कि आपका जो है ना इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी वाई बराबर में एडी की जगह मैं क्या रख लूंगा, सी प्लस आई रख लूंगा बी इकोनॉमी के लिए हमें, ठीक है, बी इकोनॉमी के लिए। तो बस यहाँ पे आपका जो है y बराबर में c प्लस आई दे रखा है। मैंने आपको बता ही रखा था कि आपका सी बार कितना था, 40 था दोनों के लिए ही। एमपीसी इसका कितना था आपका 0.8, और बस हमने y क्या निकाला था बताओ, y क्या निकाला था हमने, 100 निकाला था ना। तो हमने यहाँ पे बस पुट कर दिया है y को,
अब हमारा जो है लगभग आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका ये जो है इधर माइनस हो जाएगा, तो 0.2 हो जाएगा आपका पूरा आंसर जो है। लगभग आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अगर सॉल्व ना हो तो इसको मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा से इसको करवा दूंगा। ठीक है, बोलोगे भैया यहाँ पे आपका आई जो है वो क्या है, तो आई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा था क्या? इन्वेस्टमेंट दे रखा था ना, यानी इधर देखो सबसे पहले सी बार का 40 हो गया, एमपीसी कितना है 0.8, वाई का वाई हो गया, और ये आई जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बताया था, इन्वेस्टमेंट कितना का था 100 करोड़ का था। ठीक है, तो यानी आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 700 करोड़ आ जाएगा। चलो कोई नहीं, सॉल्व करके देख लेते हैं। चलो मुझे बताओ, सबसे पहले जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट कब होगा, जब आपका एडी बराबर में एएस हो। एएस को ही हम वाई कहते हैं, यानी वाई बराबर में क्या होना चाहिए हमारा एडी होना चाहिए। यानी एडी को हमने दो सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ना है तो क्या सी प्लस आई होगा। ठीक है, अब हमारा जो है यहाँ पे अगर y की जगह, अब c की जगह हमारे क्या था, तो बताओ c की जगह जो है हमारा, यानी c का फॉर्मूला क्या था, c का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, c बार प्लस में बी वाई। तो यही फॉर्मूला पुट करो। c बार क्या था हमारा, मैं सीधा आंसर पुट कर रहा हूँ। c बार क्या था 40, b हमारी दूसरी कॉलम के लिए क्या था 0.8, y का y हो जाएगा। अब मुझे बताइए, अब i रहेगा ना, और इन्वेस्टमेंट हमने क्या पढ़ा था कितना है, तो 100 का है। ये देखो यहाँ पे बताया गया है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है कितना है 100 का है। तो बस अब इसको प्लस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, 40 और 100 कितना हो जाएगा 140। अब ये 0.8 वाई जो है इधर जाके माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 0.2 वाई, 0.2 वाई हो जाएगा, और यहाँ पे जाके ये भाग में चला जाएगा, यानी y इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 140 बटे में 0.2, क्या बताया था पॉइंट क्या कितनी संख्या एक जीरो ऊपर कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा तो 700 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छा ऊपर वाले जो है एक शायद क्वेश्चन रह गया था, हाँ बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत रिपीटेड है, इजी है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें कि सेविंग कर्व को आप जो है ड्राइव करो कंजप्शन कर्व से। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, कर लोगे इसको। देखो मैंने क्या बोला, आपको बोला गया डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करो। ठीक है, कि सेविंग कर्व को बनाओ कंजप्शन कर्व से। तो आप क्या करोगे, एक याद कर लो, एक जो है आप जो टेबल याद कर लो। ठीक है, तो हमने एक y और c का ले लिया टेबल। ठीक है, तो यानी y जो हमारा क्या था, तो मान के चलो 0 था। ठीक है, और ये जो हमारा था ये कितना मान के चलो 20, फिर हमारा जो y है वो कितना हुआ आपका 50 हुआ। ठीक है, तो ये हुआ कितना 60, और ये जो y है वो हुआ हमारा 100, और ये भी कितना हो गया आपका 100 हो गया। ठीक है, फिर ये y जो है हमारा 150 हुआ, और ये हो गया 140। चलो अब देखो मुझे मैंने बताओ कि इनकम का हम क्या करते हैं, आय को या तो हम खाते हैं कंजप्शन करते हैं, या तो उपभोग करते हैं तो बचाते हैं, या तो मैं पैसे को खाऊंगा या तो बचाऊंगा। तो आय का यानी सी प्लस एस होता है ना, इनकम का फॉर्मूला होता है सी प्लस एस, या तो खाऊंगा या तो बचाऊंगा। ठीक है, तो यानी अगर मुझे बताओ 0 रुपए था यहाँ पे, मैंने 20 रुपए खा लिया, तो मतलब नेगेटिव सेविंग होगा 20 रुपए मेरा। अगर मेरा 50 रुपए था, मैं 60 रुपए खा लिया, मतलब माइनस में 10 रुपए गया। 100 रुपए था, 100 रुपए खा गया तो 10 रुपए। अब 150 में से 140 खा गया तो कितना बचेगा मेरे पास 10 रुपए प्लस का बचेगा। ठीक है, तो बस आप पहले ये बनाओगे, उसके बाद समझा दोगे, यानी इसका जो है डायग्राम बना लोगे जैसे कि मैंने बना लिया। यहाँ पे हम इनकम ले लेंगे, और यहाँ पे हम जो है मैं क्या करता हूँ कि एक ही में सेविंग और कंजप्शन का एक ही में कर बना दे, तो आप दोनों अलग अलग बनाना। ठीक है, जस्ट नीचे ही बना देना, मैं आपको सेविंग का और जो क्या है हमारा कंजप्शन का एक ही में बनाता हूं। तो इसको थोड़ा सा बड़ा लो। अब गैप इक्वल का लेना, मुझे दिख रहा है इसमें ना लगभग 20-20 के गैप या 40-40 के गैप में हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका लगभग अगर मैं बात करूंगा तो कितना गैप लेना चाहिए, तो 40 का ही गैप लेते हैं। ठीक है, और इधर जो है हम 50 का गैप ले सकते हैं इधर, तो y के लिए हम 50-50 का गैप लेते हैं। तो कितना हो गया 50 हो गया, 100 हो गया, 150 हो गया, और ये कितना हो गया 200 हो गया। ठीक है, अब हमारा जो है यहाँ पे जो है आपको कितना कितने का लेना है, तो 20-20 का ले लेते हैं। चलो 20-20 का ही 40-40 का ले लेते हैं। 40, 80, 120, यहाँ पे 160। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 40 हो जाएगा, फिर माइनस में 80 हो जाएगा। उतना बड़ा हमें लेना ही नहीं है, छोड़ दो उसको। चलो मुझे अब सी बना के दिखाओ। 0 पे जब इनकम 0 था तो सी कितना था 20, तो सी 20 मतलब यहां से चालू होगा लगभग। जब 50 था इनकम तो सी कितना था 60 था, 50 था इनकम तो सी कितना था 60, यानी यहां पे होगा।
जब ये था 100 तो 100, ठीक है, यानी इनकम आपका 100 था तो कंजप्शन भी 100, इनकम 100 तो कंजप्शन भी 100, तो 100 यानी 80 और 120 के बीच में होगा, तो 100 आपका इनकम है, 80 और 120 में यानी लगभग यहाँ पे, ठीक है। अगर हमने देखा 150 हमारा इनकम था तो सी कितना था 140, 150 इनकम तो सी कितना 140, मतलब 120 से 160 के बीच में, ये लगभग आपका यहाँ पे आएगा। इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने बना लिया, ये क्या आपका सी कर्व है, ठीक है। ऐसे आपने एस कर्व बना लिया, मतलब जीरो पे आपका एस कितना है -20, -20 मतलब जीरो से -40 के बीच में होगा, यानी आपका जीरो से यानी लगभग यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, यहां से, और ये हमारा कहां से स्टार्ट हुआ था, ये भी आपका ये +20 से स्टार्ट हो रहा था और ये -20 से, ठीक है। तो अब देखो 50 पे हमारा जो है 50 इनकम है तो सेविंग कितना है -10 है, -10 मतलब थोड़ा सा ऊपर, 50 पे थोड़ा सा ऊपर यानी यहां पे होगा लगभग, ठीक है। फिर हमारा 100 था, जब इनकम 100 था तो ये 0 हो गया, इनकम 100 यानी ये 0 मतलब यहां पे हो जाएगा, ठीक है। अब इनकम जब हमारा 150 था तो सेविंग कितना हो गया +10, तो +10 मतलब 0 से 40 के बीच में लगभग थोड़ा सा ऊपर, 150 पे थोड़ा सा ऊपर यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो यानी आपका जो सेविंग कर्व बनेगा वो लगभग नीचे से बनेगा, यानी यहाँ से ड्रॉ होते हुए, इसको कहते हैं हम सेविंग कर्व। तो आप क्या बताओगे, अब इसको नाम दे दो, ये बीच वाले बिंदु को ओ दे दो, इसको दे दो ए और इसको दे दो बी, यानी आप क्या बोल सकते हो, यानी आप बोल सकते हो जो ओ ए है वो किसको दिखा रहा है, ऑटोनॉमस कंजप्शन को, ऑटोनॉमस कंजप्शन यानी स्वायत्त उपभोग को दिखा रहा है, ठीक है, ऑटोनॉमस कंजप्शन स्वायत्त उपभोग को। और जो आपका ओ बी है जो कि हमने नीचे से लिया, ओ बी जो है वो किसको दिखा रहा है, आपका जो नेगेटिव इन्वेस्टमेंट को दिखा रहा है, जो कि स्वायत्त उपभोग के कारण हुआ है, ठीक है। फिर बोलोगे आप जो है यहाँ पे आपका जो है ना, यहाँ पे यानी सेविंग 0 हो गया, तो सेविंग 0 हो गया क्यों हुआ है सेविंग 0, क्योंकि आपका इनकम बराबर में क्या है तो कंजप्शन है, ठीक है, यानी इनकम बराबर में कंजप्शन होने के कारण क्या हुआ सेविंग 0 हो गया, ऐसे ऐसे बता दोगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने ऐसे बताया है, बाकी आपको एक बार ग्राफ में दिखा देता हूं, ठीक है। यहां देखो सबसे पहले, अब इधर देखो, यानी क्या है आपका सबसे पहले लिया गया है कि सेविंग कर्व को हमें ड्रॉ करना है कंजप्शन कर्व से, तो कंजप्शन कर्व आपका y एक्स के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका O है, ये आपका C है, और यहां से जो नीचे से स्टार्ट हो रहा है आपका सेविंग फंक्शन, यानी आपका जिसको मैंने A मान लिया, तो बताओ ये OC जो है वो क्या है आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन को दिखा रहा है, और OA जो है वो नेगेटिव कंजप्शन को, जो कि हम मेरे पास पैसे नहीं थे तब हमने खर्च किए थे उसको दिखा रहा है, ठीक है। फिर आप जो है ये बताओगे ये वाला पॉइंट की सेविंग 0 है कब, जब आपका y बराबर में c है, तो ठीक है, यानी यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट ये बता दोगे, क्या समझ में आ गया, ठीक है। और फिर तीसरा पॉइंट क्या बता दोगे कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ती जा रही है, खत्म, ऐसे आपको आंसर बताना है कि देखोगे इनकम भी बढ़ रहा है और सेविंग भी ऊपर की लाइन जा रही है, ठीक है। तो ऐसे आपको समझाना है, इसको आप पढ़ लोगे, इधर आप देख लोगे तो आपको समझ में ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्टेप से बहुत इजी है, इसको कर लेना जैसे भी आपको करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है, ठीक है। अब हमारा जो है 15 क्वेश्चन है, कौन सा है कि आपका इसमें ना पूरे में बताया गया है कि एमपीएस जो है, एमपीएस कितना है 20% है, और 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बोला गया है, और आपको निकालना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालना है, और आपको कैसे इन्वेस्टमेंट हुआ है, कैसे जो है इन्वेस्टमेंट जो है मतलब पैसे कितना गुना हो चुका है वो बनाना है। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, बस बकवास किया गया ऊपर, थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ने की सोचो, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो यानी यहाँ पे आपको क्या है, सिंपल सी बात है कि इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ, 1000 का हुआ, तो जितना इन्वेस्टमेंट होता है ना वो सारा का सारा इनकम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पहला जितना भी इन्वेस्टमेंट करोगे, 1000 करते ना तो 1000 रुपए सारा, 100 रुपए करता 100 रुपए सारा, और 500 होता तो 500 सारा, ठीक है। तो 100 कितने हजार का इन्वेस्टमेंट हुआ, 1000 रुपए का, तो 1000 रुपए सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने पहला लाइन कौन सा बनाओगे, ये इन्वेस्टमेंट का बनाओगे, इन्वेस्टमेंट का, दूसरा बनाओगे आप इनकम का, तीसरा किसका बनाओगे, यानी पहला इन्वेस्टमेंट का बना लिया, फिर इनकम का बना लिया, फिर यहाँ पे कंजप्शन का यानी सी का बनाओगे, और यहाँ पे सेविंग का बनाओगे। तो कितना बता रखा है आपका एमपीसी, एमपीएस बता रखा है आपका 0.2, कितना बता रखा है 0.2, मतलब हर 1 रुपए में से ये 20 पैसा खा जाता है, तो मतलब जरूर बचा लेता है, तो जरूर ये 80 पैसा खाता होगा, यानी एमपीसी कितना दे रखा है आपका 8 दे रखा है, मतलब हर 80% ये चीजें खा लेता है।
तो मतलब इसका अगर 1000 का 80% निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यानी 800 हो जाएगा, और फिर 200 ही बचा लेगा। कैसे निकालोगे, 1000 को जो है 1000 का क्या करना है आपको, यानी 80% निकाल लेना है, यानी 0.8 मतलब 80% है, तो निकाल लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 800 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जब मैं 1000 में से 800 घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा, 200 बच जाएगा। अब ये जो हम खाते हैं ना, यही कन्वर्ट हो जाता है हमारा इनकम में, यही कन्वर्ट होता है, क्योंकि हम जो बचा लेंगे वो तो हमारे पास पैसे रह गया, जो हम खाएंगे तभी हम दूसरे को पैसे देंगे, तो ये हमारा इनकम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसका निकालोगे 80%, तो इसका 80% आपका कितना होगा, 640 होगा। तो 640, 800 में से 640 माइनस कर दोगे तो 160 आप सेविंग कर लोगे। अब जो हमने खाया है ना वो इनकम बनेगा, ना कि जो हमने बचाया है। ठीक है, हमने खाया क्या, 640, तो 640 का फिर 80% निकालोगे 512 होगा, और जब इसमें से माइनस कर दोगे तो 108। आपको 3 ही स्टेप करने हैं, और ये आपका आता है रिपीटेड है, बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इधर हम देखेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, 1000 का, पूरा जो है अगर हम जोड़ेंगे तो आपका कैसे 5000 आया है वो अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर हमारा जो है, अब इधर देखो, सबसे पहले जो है आप क्या करोगे, ये 3 स्टेप्स बना लोगे। मैंने क्या किया, मान के चलो मैंने बोला 1000 रुपए जो है, यानी 1000 रुपए क्या है, इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया है, 1000 रुपए का। ठीक है, सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हो गया, वो इनकम में कन्वर्ट हो गया। अब कंजप्शन कितने का है, एमपीसी कितने का है, तो 0.8 का है। मान के चलो कि 0.5 का है, चलो 0.5 वाला हम करते हैं एक बार। तो 0.5 का गया है, तो एमपीएस कितना होगा आपका, वो भी 0.5 होगा, एमपीएस भी 0.5 होगा। तो यानी हम क्या करेंगे, तो ये जो सारा है, तो 1000 में से 50 खा जाएंगे, 500 खा जाएंगे, इसमें से 500 बचा लेंगे। जो हमने खाया है वही हमारा क्या बनेगा, इनकम बनेगा, यानी 500 इधर आ गया। अब फिर हमारा जो है 500 के इधर आ गया, तो हम क्या करेंगे, तो 500 इनकम में से फिर से हम आधा खाएंगे, यानी 250 खाएंगे और 250 बचाएंगे। अब ये 250 का सीधा जो हमने खाया है वो क्या बन जाएगा, वो हमारी इनकम बन जाएगी। फिर इसमें से 125 जो खाएंगे और 125 बचाएंगे। अब तुम्हें निकालना है बस, ये 3 स्टेप्स आपको करने थे, और फिर आपको बताना था कि मतलब एमपीसी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई निकालना था, यानी के का फॉर्मूला क्या होता है, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई, मतलब कितने गुना इकोनॉमी में पैसे हो जाएगा, उसको कहते हैं के। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। तो एमपीसी कितना था आपका, वैसे क्वेश्चन में देखा 0.8, तो पहले क्वेश्चन वाले एमपीसी निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालते हैं। तो 1 में से आपका 0.8 माइनस हुआ तो कितना होगा, 1 में से अगर 0.8 माइनस हुआ तो आपका 0.2 होगा ना, तो पॉइंट की कितनी संख्या 1, तो ऊपर लगा दो क्या 1 0, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी के कितना आ जाएगा आपका 5, यानी 5 गुना कर देगा इन्वेस्टमेंट को। अगर आपने 1000 रुपए जमा किया तो कितना कर देगा ये, 5000 कर देगा। ठीक है, अच्छा हमने क्वेश्चन कौन सा किया था, 0.5 एमपीसी अगर हो तो क्या होगा, 0.5 एमपीसी होगा तो ए, यानी के इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, यानी एमपीसी की जगह हमने क्या रखा, अब रखेंगे 0.5, यानी के इज इक्वल टू में 1 माइनस 0.5, यानी 0.5 माइनस होगा तो क्या होगा, 0.5 ही रहेगा। तो 1 अपॉन में 0.5 की जगह पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1 0 ऊपर लगा दो, यानी आपका कितना हो जाएगा, यानी 2 आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे निकालना है। ठीक है, यानी ये आपको क्लियर हो गया होगा। यानी above the schedule indicates the increase in investment of 1000 rupees leads to increase the income of 5000 करोड़। तो वही मेन पूछा गया था कि आपका जो है इनकम कितना जनरेट हो जाएगा, तो 5 गुना जनरेट हो जाएगा, यानी आप अगर 1000 रुपए करोगे तो हो जाएगा 5000 रुपए। ठीक है, तो आपको ये समझाना था, बहुत इजी क्वेश्चन है और आप इसको कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है, अभी आपका पैसेज है, थोड़ा सा आपको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है, तो मैं पैसेज तो नहीं पढ़ूंगा बट मैं आपको आंसर बता देता हूं। ठीक है, पैसेज आप खुद पढ़ लेना इसमें, ये टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो सबसे पहले इधर देखो, क्वेश्चन इसमें क्या है कि ओवर द सेंचुरीज मनी हैज इवॉल्व। तो मनी जो है वो कैसे, जो मनी है वो कैसे इवॉल्व हुआ, मतलब मुद्रा का विकास पूछा, मुद्रा का विकास कैसे हुआ, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। देखो, तो पहले क्या था, मेटल करेंसीज थी, गोल्ड सिल्वर के कॉइन बनते थे, अब क्या बनने, पेपर करेंसीज। ठीक है, उसके बाद क्या बोल दोगे, वो बन गए आपका जो है प्लास्टिक करेंसीज, जैसे कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आपका डिजिटल करेंसीज बन गए, जैसे कि आपका पेटीएम हो गया, यूपीआई हो गया। तो क्या आप ये सब बता दोगे, ठीक है, कि कैसे हुआ है कि पहले आपका गोल्ड सिल्वर से हम बनाते थे, फिर हमारा पेपर करेंसी आ गया, फिर हमारा जो है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यानी प्लास्टिक करेंसीज आ गया, फिर डिजिटल करेंसीज आ गया। ठीक है,
तो ये ऐसे हमारा इवॉल्व हुआ है। तो इसको पढ़ लोगे तो समझ में आपका आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट हमारा वेरियस इकोनॉमिस्ट हैव फॉर्म्ड अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दैट इन द मॉडर्न टाइम डिजिटल करेंसी like CBDC is quite essential, however it comes with its down benefits and potential risk। तो CBDC जो है आपका डिजिटल करेंसी के बारे में बताया गया कि बहुत ज्यादा जो है आपका क्या हो चुका है, अभी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो चुका है किसी भी इकोनॉमिस्ट के लिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे मेन क्या है, CBDC के आपके बारे में बताना है, ठीक है। यानी डिजिटल करेंसी क्या होता है, डिजिटल करेंसी कैसे जो है आपका अभी बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, ठीक है, इसके महत्व के बारे में बताना है। तो हाँ, पहले बोलोगे हाँ, द introduction of CBDC provides significant benefits such as the reduced dependency on cash। कि CBDC जो है, जो डिजिटल करेंसी है आपका, उससे क्या हुआ है कि आप जो है लगभग दूसरों पर निर्भरता, जो कैश है आपको कैश ले जाना नहीं पड़ता, ठीक है। आपका कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है कि मतलब आपने पहले क्या करते थे कि हम मनी को लिफाफे में भिजवाते थे तो भैया उसका ही खर्चा दो, लेकिन अब क्या करते हैं हम सीधा यूपीआई मार देते हैं, तो आपको जो कॉस्ट है वो भी कम लगता है, लागत भी कम लगता है। रिड्यूस सेटलमेंट रिस्क भी लगता है कि भैया पैसा पहुंचा नहीं पहुंचा, कब, टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। तो मतलब वही आपका डिजिटल करेंसी के फायदे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो आप ऑलरेडी कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो क्या करोगे। तो पहले क्वेश्चन आप इसको पढ़ो, समझो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देखो और फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर करो। आपको मैं क्वेश्चन का टाइप बताओ, ना कि क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है और आंसर कैसे करना है, ठीक है। सबसे मेन यही है, बच्चे जो है इकोनॉमिक्स में यही नहीं कर पाते कि आंसर नहीं कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे देखो नॉमिनल जीडीपी, और यहाँ पे क्या है आपका नॉमिनल जीडीपी दिया रखा है, और नॉमिनल जीडीपी एडजस्ट टू बेस ईयर, यानी आपका जो है रियल जीडीपी दिया है, ठीक है। दो जीडीपी दिया रखा है, नॉमिनल जीडीपी और बेस ईयर वाला कौन सा जीडीपी होता है, रियल जीडीपी। और क्या पूछ रहा है, चेंज इन द रियल परसेंटेज चेंज इन द रियल जीडीपी इन द 2023 यूजिंग 2020 बेस ईयर। मतलब आपका बस पूछ रहा है कि 2023 का भैया मुझे बता दो, 2020 का बेस ईयर यूज हुआ है, बेस ईयर यूज हुआ है 2020 का, 2023 का मुझे जो आपका जो रियल जीडीपी है ना 2023 का, उसमें मुझे परसेंटेज चेंज बताओ। परसेंटेज चेंज मतलब रियल जीडीपी में परसेंटेज चेंज कितना हुआ है। सबसे पहले मुझे बताओ रियल जीडीपी में चेंज कितना आया, रियल जीडीपी में जो चेंज आया है 2023 में वो कितना है। तो पहले आपका कितना था, पहले आपका जो है रियल जीडीपी में अगर देखूंगा तो आपका कितना है, पहला जो जीडीपी है वो है 4000, ठीक है। पहला जो जीडीपी है वो कितना है, वो आपका 4000 है। यानी जो आपका 2020 में जो रियल जीडीपी था वो कितना था आपका 4000। 2023 में कितना हुआ आपका 4500। कितने का चेंज आया है, तो यानी 500 का चेंज आया है। रियल जीडीपी के परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यानी हमारा जो है 500 का चेंज आया है। अब मुझे बता पहला जीडीपी कितना था 4000, ठीक है। तो 4000 पे आएगा ना, पहले पे ही हम निकालते हैं, ठीक है। तो 4000 पे हमारा जो है चेंज आया 500 का। अब परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, 100 से इंटू कर देंगे। तो 0 से 0, 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, यानी आपका 12.5% जो है वो क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा रियल जीडीपी में। तो ऐसे आंसर करना है, बहुत ईजी है, बस आपको दिमाग लगाना है कि कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है। रियल जीडीपी जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से इसको क्लियर कर दूंगा कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हमारा द पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मल्टी लेन फ्लाईओवर में रिड्यूस ट्रैफिक कंजक्शन। अब आपका जो है मेन क्या कर रहा है कि इसमें बोला गया है कि जो इसमें जो बोला गया कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या कर रहा है आपका मल्टी लेन फ्लाईओवर में रिड्यूस ट्रैफिक कंजक्शन, तो ट्रैफिक को कम करता है आपका। ऑन द बेसिस ऑफ अबव स्टेटमेंट्स डिस्कस इट्स लाइकली इम्पैक्ट ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और सोशल वेलफेयर। मतलब इसका जो हमें जीडीपी पे इफेक्ट बताना है कि जीडीपी पे इफेक्ट क्या होगा, कि आपके कंस्ट्रक्शन पे बहुत ज्यादा फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं तो जीडीपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मतलब आपका वही जीडीपी और सोशल वेलफेयर की बात की जाएगी। तो अगर फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे तो आपके गुड्स का सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है, गुड्स का सप्लाई बढ़ेगा, सर्विसेज का सप्लाई बढ़ेगा, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो है बढ़ेगा, इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। तो यही सब आपको बताना है। आपका आंसर कहां पे हो जाएगा, यहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। यानी क्या होता है आपका, तो जीडीपी के प्रोडक्शन में पॉजिटिवली इंपैक्ट पड़ेगा। गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारित संरचना है उसका विकास होगा, रोड बनेंगे, ठीक है। यानी अब इसमें क्या होगा, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार भी बढ़ेगा, ठीक है। और आपका क्या होगा इसके अंदर,
ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी कम हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका जो है रोजगार बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, आधारिक संरचना बढ़ेगा, ठीक है। यानी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा पर कैपिटा इनकम में, पर व्यक्ति आय में, ठीक है। तो ये सब आपको बताना है, मतलब सोशल, मतलब जीडीपी के फायदे बताने बस, और कुछ नहीं करना। यहां से आपका इंडियन इकोनॉमी चालू होता है। तो इंडियन इकोनॉमी में मेन क्या है, तो सबसे पहले पूछा गया चूज द करेक्ट ऑप्शन, वाइटल फंक्शन परफॉर्म बाय द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट हमें क्या करता है, व्हाट इज एनवायरमेंट? एनवायरमेंट दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक आपका बायोटिक, एक होता है अबायोटिक, ठीक है। यानी जैविक और अजैविक चीजों से बना होता है। जैविक चीजें जो होती है जैसे कि एनिमल हो गया, आपके ह्यूमन हो गए, आपके और कौन से प्लांट्स हो गए, और अजैविक चीजों में जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, आपके माउंटेन्स हो गए। तो आपका बोल रहे कि एनवायरमेंट के फंक्शन क्या है, एनवायरमेंट के फंक्शन क्या होते हैं, तो आपको ये रिसोर्सेज देते हैं। एनवायरमेंट के फंक्शन क्या होते हैं, ये आपको सस्टेन करते हैं, आपके लाइफ को, आपको लाइफ देते हैं, जीवन, एनवायरमेंट है तभी तो जीवन है, ठीक है। एनवायरमेंट क्या करते हैं, तो ये आपके वेस्ट को ना एसिमुलेट करते हैं, मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ को अपने अंदर जो है समा लेते हैं, ठीक है। आपके जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस करते हैं, आपके जीवन को बढ़ाते हैं, गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा नहीं है, तो सस्टेन्स लाइफ, प्रोवाइड्स आपके जो एस्थेटिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यानी और जनरेट वेस्ट नहीं, वेस्ट तो हम जनरेट करते हैं, एनवायरमेंट थोड़ी करता है। प्रोवाइड ओनली रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ओनली कभी भी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यानी आपका जो मेन आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा, कि आपके ये रिसोर्सेज देते हैं और आपका जो है ये क्या करते हैं, सस्टेन करते हैं लाइफ को। यानी पहला और दूसरा, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यानी ए। विजुअल इंपेयर्ड वाला जो है, अब क्या है, अगर विजुअल इंपेयर्ड का है तो क्या हमारे पास नहीं आ जाएगा, ऐसा तो ही होगा, तो हम दोनों को ही करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का फंक्शन कौन सा नहीं है, वैसे तो आपका जो है वो एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, ये भी है, प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज, ये भी है, और जो सस्टेनेंस ऑफ लाइफ है, ये भी है। लेकिन आपका मेन जो आंसर हो जाएगा, ये आ जाएगा कि आपका वेस्ट को ये हटाता है, और सर्विसेज जो है आपके एस्थेटिक सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है, यानी ये आंसर आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट फास्ट, इसको जल्दी से फास्ट से करते हैं। ब्रिटिश पॉलिसीज लेड टू कोलैप्स द वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो ब्रिटिश जब आए थे तो क्या उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट को, हस्तशिल्प जो उद्योग है उसको खत्म कर दिए थे, तो बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग द colonial rule in India, contribution of the industrial sector to GVA increase significantly। क्या आपके जो जब विदेशों ने जब ब्रिटेन वालों ने शासन किया था तो क्या हमारा जीडीपी जो है वो लगभग पॉजिटिवली बढ़ रहा था, क्या नहीं, ठीक है। तो यानी आंसर पहला ए सही है और आर गलत है। आपको ए और आर का भी लगभग करते हुए चलना, उसको छोड़ना नहीं, पहले पढ़ना है उसको अच्छे से, तब आपको समझ में आएगा, वो भी इजी होते हैं। द एजुकेशन कमीशन, आपका एक कोठारिया कमीशन था, एजुकेशन के ऊपर आया था आपका 1964 में, ठीक है। तो ये एजुकेशन पे बात करता है, क्या ये बोल रहा है कि 4% जीडीपी हमें, जीडीपी के 4% हमें शिक्षा पे खर्च करना चाहिए, तो नहीं, ऐसा नहीं बोला था उसने, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कितना परसेंट बोला था उसने, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। The union and state government have been stepping up expenditure in education sector over years to fulfill objective of attaining सेंट पर परसेंट लिटरेसी रेट। तो हाँ, दोनों ही मतलब जो है प्रयास कर रहे हैं, आपका स्टेट गवर्नमेंट भी और जो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों ही प्रयास कर रहे हैं कि लगभग 100% साक्षरता हो। तो ये तो आपका सही हो जाएगा, मतलब ए आपका गलत है और आर जो है वो सही है, क्योंकि दोनों ही लगभग चाहते हैं कि 100% जो है साक्षरता हो जाए, ठीक है। इसका परसेंटेज आप मुझे बताओगे कि कोठारिया कमीशन ने कितने परसेंट बोला था खर्च करने के लिए एजुकेशन पे। अब हमारा जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस में, यानी आपका जो इंडिपेंडेंस के बाद हमने जो इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई थी, तो इसमें हमने मिक्स किए थे ना पब्लिक सेक्टर और किसका, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को मिक्स करके हमने बताया था कि दोनों मिलकर काम करेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था हमने अपनाई थी, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर हो जाएगा पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर वाला, ठीक है। फिर हमारा जो है मेन रूरल बैंकिंग में कौन कौन आते हैं। रूरल बैंकिंग मतलब गांव के विकास के लिए, जो बताओ गांव के विकास के लिए सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, नबार्ड, नबार्ड। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी बताओ, नबार्ड जो है इसकी स्थापना कब हुई थी,
नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी कितनी हुई थी, तो 1982, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। यानी नाबार्ड जो है इसकी स्थापना आपकी 1982 में हुई थी। यानी ये जो है आपका नाबार्ड क्या करता है, तो पूरे गांव में लगभग रूरल बैंकिंग प्रणाली को उसको ठीक करता है, ठीक है। तो अभी जो हम देखते हैं तो रूरल बैंकिंग में कौन कौन आते हैं, तो आपके चारों ही आते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स भी आते हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक जो कि भूमि के लिए काम करते हैं वो भी आते हैं, क्योंकि आपका सिंचाई खेती वहां पे ज्यादा होता है गांव में। कोऑपरेटिव बैंक्स मतलब बहुत सारे बैंक मिल जाते हैं, वो भी आपके आते हैं। कमर्शियल बैंक जैसे कि आपके एचडीएफसी, आईसीआईसी, ये सब बैंक्स हो गए, ये सब भी आते हैं। तो सभी मिलकर क्या करते हैं, आपके लगभग गांव में बैंकिंग प्रणाली को सुधारते हैं। तो गांव में कौन कौन बैंकिंग प्रणाली के पार्ट है, तो सभी के सभी है, ठीक है। तो ये आप जो है याद कर लोगे। इनका इन सबका भी लीडर कौन है, हेड कौन है, तो नाबार्ड। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस 1991। 1991 में क्या हुआ था, वित्तीय जो सुधार हुए थे, तो 1991 में वित्तीय सुधार आपका कौन सा इनकरेक्ट है, लेकिन आपको जो करेक्ट है ना वो याद करना है, ठीक है। 1991 में हुए वित्तीय सुधार को आपको करेक्ट करना है। तो सबसे पहले जो है आरबीआई जो है ना वो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बना था। रेगुलेटर से जो है आपका रेगुलेटर से क्या बना था, ये फैसिलिटेटर बना था, ठीक है, यानी फैसिलिटेटर बना था। रेगुलेटर का मतलब क्या होता है कि पहले नियंत्रण करने वाला था, बस कंट्रोल करता था ये पैसे को, ठीक है, लेकिन अब फैसिलिटी प्रदान करता है कॉमर्शियल बैंक को। पहले वो रेगुलेट करता था, अब लेकिन जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम मतलब जो है इकोनॉमी को फैसिलिटी प्रदान करता है आरबीआई, ठीक है। तो पहला तो हमारा यही हुआ था कि आरबीआई का रोल चेंज हो गया था, ठीक है, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर हुआ था। लेकिन यहां पे क्या बोला गया, चेंज इन द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम फैसिलिटेटर टू रेगुलेटर, नहीं, रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर हुआ था। तो पहले ये तो गलत हो जाएगा, इसका मैंने आंसर आपको बता दिया। बाकी सब आपको ऐसे याद करना है कि एनेबल टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एज वेल एज फॉरेन, जो आपका जो है मतलब मेन क्या क्या हुआ था कि मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी स्थापित किए गए थे और फॉरेन भी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की जो है लिमिट जो है वो आपकी बढ़ाई गई थी, मतलब 74% की गई थी, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है, जो इन्वेस्टर्स है वो अलाउड किए गए थे। तो ये सब आप बता दोगे इसके अंदर, ठीक है, कि 1991 में क्या गया था कि मतलब विदेशी निवेश को ज्यादा बढ़ावा दिया गया था, विदेशों के निवेश को, विदेशों की कंपनी को, ठीक है। यानी यहाँ पे आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लगभग लिमिट लगभग बढ़ा दी गई थी, फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो है अलाउ किया गया था कि यहाँ पे आओ, और आरबीआई का जो रोल है वो बढ़ा दिया गया था, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर। तो ये सब बताओगे आपका वित्तीय रोल क्या हुआ था, वित्तीय सुधार क्या हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि जो चाइना का जो डेमोग्राफिक जो आपका है वो प्रॉब्लम आ गया था कि मतलब चाइना में ना जो यंगर लोग हैं वो ज्यादा कम हो गए थे और जो बूढ़े लोग हैं वो ज्यादा हो गए थे। एल्डरली जो इंडिविजुअल कंपेयर टू यंगर पॉपुलेशन वो ज्यादा हो गए थे, हायर प्रोपोर्शन में हो गए थे। तो ऐसा क्यों हुआ था, तो वन चाइल्ड पॉलिसी, यानी वन चाइल्ड पॉलिसी जो है ये कब आया था आपका, तो 1979 में आया था। और इसके कारण क्या हुआ था कि बूढ़े लोग ज्यादा हो गए थे, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कि 1974 में 1974 में जो है इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा जो है किसको लाया था, तो आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल, यानी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आपका ये जो बोर्ड लाया था। तो इसका ये डेट याद रखना, एक नंबर में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एज्यूमिंग, अब यहाँ पे जो है एज्यूमिंग हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रिकॉर्डेड अ ग्रोथ रेट 9%, यानी रियल जीडीपी में 9% की वृद्धि हुई है, लेकिन क्रिएटिंग एन एडिक्वेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा, रोजगार नहीं बढ़ा। जीडीपी बढ़ी है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ा, क्या कहलाएगा, तो जीडीपी बढ़ी रोजगार नहीं बढ़ा मतलब जॉबलेस ग्रोथ, ग्रोथ तो हुआ है लेकिन जॉब के लेस के बिना, ठीक है, यानी जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं इसको, जब हमारा जीडीपी बढ़े लेकिन रोजगार नहीं। ऐसा कब होता है, जब हम टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है हम प्रोडक्शन करते हैं तब, ठीक है। जॉबलेस ग्रोथ मतलब जब आपका ग्रोथ तो होगा लेकिन जॉब नहीं होंगे, ठीक है। 1951 से 2016 के बीच में, यानी 1951 से लगभग 2016 के बीच में जो आपका दैट्स लेड टू इंक्रीज इन द मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा जो है आपका एक रिवॉल्यूशन आया था, तो फ्लड रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड जिसे कहते हैं। तो ऑपरेशन फ्लड किसके लिए था, मिल्क रेवोल्यूशन के लिए, और ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए था,
तो आपके लगभग जो क्रॉप्स है उसके लिए था, ठीक है, यानी अनाज के लिए। और आपका गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए था, तो आपके बागवानी फसलों के लिए, जो आपके फल फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं इन सब के लिए, ठीक है। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है आपका, यानी जो औद्योगिक क्रांति है, इसकी मेन बात की गई है। तो उद्योगों के लिए तो नीति लाई गई थी 1956 में, 1956। अब हमारा जो है क्रिटिकली अप्रोच द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है, इसको आपको बताना है। तो डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार क्या करती है, तो सबसे पहले जो डिसइन्वेस्टमेंट क्यों करती है सरकार, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि सरकार अपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रखे ना उसको खींचेगी, अपना इन्वेस्टमेंट रोकेगी, हटाएगी इन्वेस्टमेंट। तो अपना इन्वेस्टमेंट हटाएगी मतलब दूसरे को बेचेगी, दूसरे को मतलब जो है ऑनरशिप दे देगी, तो मतलब प्राइवेट सेक्टर को देना, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट करना मतलब अपना जो ऑनरशिप है या मैनेजमेंट है उसको किसको हैंड ओवर कर देना, तो प्राइवेट सेक्टर को। इससे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर को क्यों दिया जाता है, ताकि वो ज्यादा डिसिप्लिन में काम कर पाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के लोग जो है ज्यादा अपने 100% देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल में देखोगे तो लगभग स्कूल में वैसे नहीं पढ़ाया जाता जितना आपको ट्यूशन में जैसे पढ़ाया जाता है। तो मेन क्या होता है, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर है, अगर वो काम नहीं करेंगे तो वहां पे बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन स्कूल में तो जाना ही पड़ेगा। तो मेन यही होता है कि वो डिसिप्लिन, भ्रष्टाचार कम हो, ज्यादा क्वालिटी और क्वांटिटी ज्यादा हो। तो इसके कारण जो है हम क्या करते हैं, वो सरकार जो है डिसइन्वेस्टमेंट करती है। तो यहाँ पे आपका है क्या बताया गया, तो यहाँ पे मैंने बताया डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो क्या करता है, तो बूस्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन और मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देता है, ठीक है। यानी आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए या फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बढ़ावा देने के लिए जो हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, इसको आप एक बार और अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन जो है वो लिबरलाइजेशन का ही एक आउटकम है, उदारीकरण का ही एक जो है आउटकम क्या है, वैश्वीकरण। मतलब उदारीकरण क्या था आपका, रिमूवल और जो आपका रिस्ट्रिक्शंस को हटाना, ठीक है। रिमूवल और रिडक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जो है यही कहलाता है आपका लिबरलाइजेशन कहलाता है। यानी आपका जो उदारीकरण है उसमें क्या होता है कि लाइसेंस को हटाना, उद्योगों से लाइसेंस कम करना या हटाना ही उद्योगीकरण कहलाता है। अब अगर लाइसेंस हट जाएगा उद्योगों से ही नहीं, इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही नहीं, औद्योगिक क्षेत्र से ही नहीं, अगर आपका लाइसेंस हट जाएगा फाइनेंशियल सेक्टर यानी वित्तीय क्षेत्र से, ट्रेड से यानी व्यापार से अगर लाइसेंस हट जाएगा, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाई जाएगी, तो इससे क्या होता है कि ओपन द डोर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इससे क्या होगा, आपके जो बाकी विदेशों के लिए जो है लगभग डोर खोला जाएगा, ओपन किया जाएगा, ताकि वो निवेश करें, ठीक है। और इससे क्या हो जाता है, आपका ग्लोबल इकोनॉमी बन जाती है, ठीक है। तो यानी आपका अगर हम लाइसेंस हटाते हैं तो इससे क्या होते हैं कि आपके विदेश के जो लोग हैं वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और आपका क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है, ठीक है। तो यही बोलोगे कि पहले बता दोगे लिबरलाइजेशन क्या है, फिर बताओगे कि लिबरलाइजेशन क्या है, कि आपका लाइसेंस को हटाना औद्योगिक क्षेत्र से, वित्तीय क्षेत्र से, या आपका जो है ट्रेड से, व्यापार से लाइसेंस को हटाना। इससे क्या होगा कि बाहर के जो देश है वो आकर्षित होते हैं, और इससे आपका क्या होता है कि ग्लोबल इकोनॉमी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर मेन लिखा पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि मेजर द extent development of economy, liberty indicators should be considered along with the socio economic parameters। मतलब आपका जो डेवलपमेंट की जो इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है ना, उसमें लिबर्टी इंडिकेटर्स को भी देखा जाता है सोशल इकोनॉमिक पैरामीटर्स के साथ। मतलब लोगों की स्वतंत्रता को भी देखी जाती है कि अगर डेवलपमेंट अगर हो रहा है, लोगों के पास फ्रीडम ही नहीं है, लिबर्टी ही नहीं है, स्वतंत्रता ही नहीं है, क्या फायदा फिर। तो यानी सोशल और इकोनॉमिक पैरामीटर के साथ साथ पैसे के साथ साथ स्वास्थ्य यानी एजुकेशन, हेल्थ, और आपका जो है इनके साथ साथ जो है उनकी लिबर्टी को भी मेन देखा जाता है। तो यही बोला गया। तो बोलोगे हाँ, यानी आपका जो है यहाँ पे मेन बोलोगे यस, मेजरमेंट ऑफ द डेवलपमेंट लेवल इन द इकोनॉमी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव। इसके कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होते हैं, ठीक है। यानी इसमें लिबर्टी को भी देखा जाता है, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक पैरामीटर्स के साथ, सामाजिक और आर्थिक पैरामीटर के साथ साथ जो है वो स्वतंत्रता को भी देखा जाता है। क्योंकि लिबर्टी इंडिकेटर्स क्या करता है, वो दिखाता है पार्टिसिपेशन यानी लोगों की भागीदारी दिखाता है। कहां पे, तो डिसीजन, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में, कि लोग जो है राजनीति में कितना ज्यादा भाग ले रहे हैं। यानी वो दिखाते हैं कि मतलब लोगों की जो है लगभग वो अपने राइट्स का उपयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये मतलब आपका पार्टिसिपेशन को दिखाता है, समाज में लोगों की भागीदारी है या नहीं है, लोग जो है वो सही से रह रहे नहीं रह रहे। तो मतलब आपका किसी भी
देश की अगर विकास को देखा जाता है तो उसमें लिबर्टी जो है, जो स्वतंत्रता है, एक मेन इंडिकेटर है। ठीक है, तो ये इसको एक अपना याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, तो 30 क्वेश्चन है हमारा कि रिफॉर्म प्रोसेस इंप्लीमेंटेड जो है आपका, मतलब 1970 में जो है आपका मेन 1970 के बाद में जो है लगभग चाइना ने रिफॉर्म्स किए थे, सुधार किए थे अपने इकोनॉमी का। तो उसकी क्या मतलब चाइना के कैसे सुधार किया था चाइना ने, तो आपका ओपन डोर पॉलिसी लाई थी इसने 1978 में, 1978 में जो है ओपन डोर पॉलिसी लाई थी। ठीक है, 1978 में कौन सी पॉलिसी लाई थी, ओपन डोर पॉलिसी, ओडीपी लाई थी। ठीक है, इससे क्या किया था, इनिशियल स्टेट्स में इसने 3 क्षेत्र में सुधार किए थे, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड और कौन सा था, तो एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर। ठीक है, 3 क्षेत्र में सुधार किए थे, कौन कौन से बताओ, तो पहला जो है इनिशियल फेज में, शुरुआती फेज में इसने 3 क्षेत्र में सुधार किए, कृषि, विदेशी व्यापार और इन्वेस्टमेंट यानी निवेश में। ठीक है, और फिर इसने सुधार किया आपके उसके साथ साथ जो है वो रिफॉर्म्स लाया इसने, यानी कहां पे, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में, उद्योगों को भी बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बोला था आपका 1978 में। तो आपको ये बताना था कि उद्योगों को, मतलब 1970 का जो दशक था उसमें चाइना ने कैसे विकास किया। ठीक है, इसीलिए आपका 1982 में फिर वो क्या करता है, आपका जो कृषि का, एग्रीकल्चर का जो है प्राइवेटाइजेशन करता है। 1998 में वो उद्योग का यानी इंडस्ट्री का जो है वो प्राइवेटाइजेशन करता है, यानी उद्योगों का निजीकरण करता है। तो ये भी आपको इसके अंदर आप ये डाल सकते हो। ठीक है, 31 वाला जो है वो G20 का मेन आपको प्रभाव पूछ रहा है कि G20 में ना क्या हुआ था, मतलब कैसे G20 जो है वो आपका क्या करता है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है यानी इनकी बात करता है या किसकी बात करता है, तो उनके लिए। तो क्वेश्चन इसको एक बार देख लो, पढ़ लो, और इसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता देता हूं। तो सबसे पहले जो है G20 कहां पे हेल्ड किया गया था, क्या बताओगे, दिल्ली में। ठीक है, G20 जो है दिल्ली में हेल्ड किया गया था, और इसकी कंट्रीज जो है ना वो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए आई थी। ग्लोबल वार्मिंग को कम करना चाहिए, इसकी बात वो करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कम करना मतलब ग्रीन हाउस गैसों के एमिशंस को जो है यानी उत्सर्जन को कम करना है। ठीक है, इसके लिए बात करने आए थे। ठीक है, तो दिल्ली में हुआ था ये डिक्लेरेशन G20, और कंट्रीज हैव टू एग्रीड एलिवेट एफर्ट्स टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करने के लिए। ठीक है, और ये कैसे किया जाएगा, जब वो ग्रीन हाउस गैस को कम करेंगे। ठीक है, एमिशंस को, उसके उत्सर्जन को कम करेंगे। ठीक है, और किसका यूज करेंगे, तो यूज करेंगे आपका नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज मतलब जो आपके सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इसका इस्तेमाल करके। ठीक है, तो ये मेन है। मैं आपको जल्दी फास्ट टू फास्ट करवा रहा हूं ताकि आपका जो है जल्दी से ये क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाए आज। अब हमारा जो है नेक्स्ट ऐसे आपका जो है ये देखो, ये कुछ आपको ये दिया गया है, इसको आप देखोगे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विलेजर्स, हेल्थ एंड एजुकेशन, तो ये सब मेन बात किया गया, पूछा गया इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर बेस्ड ऑन द संसद आदर्श ग्राम योजना। संसद आदर्श ग्राम योजना अगर आपको नहीं भी पता होगा तो भी आप बोल देते हैं, ये गांव के हेल्थ और एजुकेशन के सुधार के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा किया गया एक सुधार था। ठीक है, तो मेन वही है यही। तो इसके अंदर क्या था आपका, संसद आदर्श ग्राम योजना में क्या था, तो यहां पे देखोगे आप, संसद आदर्श ग्राम योजना में क्या था आपका, इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट द्वारा जो है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जो सरकार जो है, भारतीय सरकार द्वारा जो है ये लाया गया था। इसमें क्या किया था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये आइडेंटिफाई करना था एक गांव का, यानी एक गांव अपने, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, विधान क्षेत्र में जो है, विधानसभा में एक गांव को लगभग ऐसे विकास करना था, उसको मॉडल बनाना था। ठीक है, एक गांव को बहुत ज्यादा विकास करना था। ठीक है, और लगभग आपका क्या बोला गया था, जो एमपीएस जो है, एमपीज जो है वो वर एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट अ विलेज डेवलपमेंट प्लान, यानी विलेज में जो है हेल्थ, न्यूट्रिशन, शिक्षा, एजुकेशन, इस सब के जो है इसको सबको बढ़ाना था। ठीक है, तो मैंने यही बताया कि मतलब इसका काम क्या था। स्टेट 2 एग्जांपल्स ऑफ अलाइड एक्टिविटीज, कुछ आपको अलाइड एक्टिविटीज को बताना है, कुछ ऐसे एक्टिविटीज बताओ जो कि लगभग गांव में किए जाते हैं। तो पशुधन यानी जो लाइव स्टॉक्स हैं, और फिशरीज मतलब मछली पालन, ये सब बता दोगे, एग्रीकल्चर ये सब है। ठीक है, तो इसको कर लोगे आप। नेक्स्ट हमारा 33 2 क्वेश्चन बाकी हैं, बस खत्म हो गया। अब हमारे ये आपका ये पैसेज है, तो पैसेज तो आप खुद पढ़ोगे, पैसेज एक बार खुद पढ़ना। ठीक है, बाकी मैं आपको इसका आंसर मेन करवा दे रहा हूं। सबसे पहले आंसर कहां है इसका, 33 का ये क्वेश्चन, यानी स्टेट 2 मेजर सोर्सेज ऑफ डेटा, वर्कफोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट।
जो आपका वर्क फोर्स एम्प्लॉयमेंट के लिए जो डेटा जो है आपको देता है, ये आपका पूरा ऊपर में लिखा पड़ा है, यानी ये कौन है आपका डेसिमल पॉपुलेशन सेंसस और जो नेशन वाइड है ये वाला एनएसएसओ जो पारित करता है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे पढ़ना है कि ऊपर में आपको गिवन है, ठीक है। फिर दूसरा है आपका लेबर फोर्स जो है वो इनकम्पासेस अ ब्रॉडर कैटेगरी देन वर्क फोर्स, मतलब वर्क फोर्स से ज्यादा जो है वो लेबर फोर्स होता है। लेबर फोर्स क्या होता है? लेबर फोर्स का मतलब होता है आपका विलिंग टू वर्क और वर्किंग मैन। और कौन होता है? वर्किंग। और जो आपका वर्कफोर्स होता है वो होता है सिर्फ वर्किंग वाले, ठीक है, वर्किंग वाले। तो मतलब मान के चलो कि एक फैक्ट्री है, उसमें आपके 10 लोग काम कर रहे हैं और 10 लोग काम करने के इच्छुक हैं, तो बताओ मुझे लेबर फोर्स कितना होगा? 20 हो गया, है ना, क्योंकि काम करने वाले भी और काम करने के इच्छुक वाले भी आपके दोनों हैं। और वर्क फोर्स में कौन आएगा? सिर्फ जो काम कर रहे हैं। तो काम करने वाले कितने हैं आपके? सिर्फ 10। तो मुझे बताओ, वही है ना कि मतलब वर्क फोर्स जो है वो आपका छोटा है और लेबर फोर्स ज्यादा वाइडर है, ठीक है। तो वही पूछा गया कि क्या जो बल, श्रम बल है वो ज्यादा जो है वाइडर होता है? तो बोलोगे हाँ, श्रम बल जो है वो ज्यादा वाइडर होता है, ज्यादा बड़ा होता है कार्यबल से, जो कि आपका वर्क फोर्स है, ठीक है। क्योंकि श्रम बल में आपका जो काम करने के इच्छुक हैं, जो काम कर रहे हैं, दोनों ही आते हैं, लेकिन इसमें वर्क फोर्स यानी कार्यबल में सिर्फ वही आता है जो कि काम कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? तो तीसरा वाला है वर्कर्स कैन बी कैटेगराइज इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेटस। कि वर्कर्स को कितने टाइप्स ऑफ वर्कर्स पूछ रहा है, तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड होता है यानी स्वनियोजित, और एक कौन सा होता है आपका? हायर्ड वर्कर। हायर्ड वर्कर होता है। तो वही आपको बताया गया। एक के मैं बताऊं तो सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? जो अपने ही काम में स्वयं लगे हैं, जो अपने जो है जिनका अपना बिजनेस है, अपना कैपिटल लगा के अपना ही मतलब जो है वो काम करते हैं, अपनी ही फैक्ट्री में लगे पड़े, उनको सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। और हायर वर्कर इनको मार्केट से खरीदा जाता है, इनको सैलरी दिया जाता है, ये सैलरी बेस्ड होते हैं, ठीक है। और मतलब मेन आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप कर लोगे, ठीक है। ये मेन बताया गया इसके अंदर, यहाँ पे लिखा है। फिर नेक्स्ट हमारा 34th का जो है हमारा क्या है कि एक आपका 1956 की एक पॉलिसी आई थी, तो इसमें क्या बोला गया है कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रमोट द रीजनल